हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है। और आज हम जो कर रहे हैं 4 मई को ही, यानी कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था 4 मई को 2025 में RO का जो निर्वाचन आयोग के लिए हुआ था, UKPSC के थ्रू कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? सतपुड़ा जो श्रेणी है उसका होता है धूपगढ़ है। अब अनाईमुड़ी के बारे में भी जान लेते हैं। ये वेस्टर्न घाट जो है उसका सबसे बड़ा शिखर है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो माना जाता है वो अनाईमुड़ी है। और जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक रीजन में पड़ जाएगा। और जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में, यानी कि ये भी वेस्टर्न घाट में ही है। और जो ये सलहर दिख रहा है, सलहर जो है वो असल में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो दूसरी सबसे बड़ा शिखर है वो कौन सा है? सलहर है। जबकि पहला कौन सा है महाराष्ट्र का? वो है कालसूबाई, ठीक है। सो धूपगढ़ जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है पूछा गया। देखिए, बियाफो है, बालतोरो है, हिस्पर भी है, लेकिन ये जो गांगरी है, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये जो गांगरी है ये लद्दाख में पड़ता है। जो सुरू रिवर वैली है, सुरू नदी है, उस वैली के आसपास ये पड़ता है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो फिर ये जास्कर रेंज में पड़ेगा। लेकिन जो काराकोरम श्रेणी का पूछा था, जो नहीं है वो हो सकता है गांगरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? असम करता है, मिजोरम करता है, मेघालय भी करता है। लेकिन आप देखेंगे जो मणिपुर है, बांग्लादेश जो है वो आपका यहाँ पर ऐसा कुछ है यहाँ, जबकि यहाँ पर मेघालय है, ठीक है। असम इधर है और जो मणिपुर है वो यहाँ साइड में है, ठीक है। सो मणिपुर नहीं कर। कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम पर आता है? तो हमारा क्षेत्रफल जो है वो 7वां सबसे बड़ा है, ठीक है। सो 7वें नंबर पर भारत विश्व में है। और हमसे पहले जो है वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया, फिर US हो गया, ऐसे आपको याद रखने हैं कि हमसे पहले 6 हमसे पहले कौन पढ़ते हैं। तो हमारा स्थान कौन सा है? 7। जल विद्युत संयंत्रों में से कौन एक जोग जलप्रपात पर स्थित है? तो ये कौन सा है? महात्मा गांधी परियोजना। एक लिंगनामाकी पावर हाउस है, उस पर ये स्थित है, ठीक है। महात्मा गांधी परियोजना, जोग जलप्रपात इस पर स्थित है, ठीक है। चांदगिरी खदान निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सो जो चांदगिरी खदान है वो असल में है उड़ीसा में। और जो उड़ीसा है वो बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है बॉक्साइट का वो उड़ीसा ही करता है, ठीक है। और ये न्यूज़ आई थी आपके नवंबर के टाइम पे, जब माइनिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी ना, खनन मिनिस्ट्री की। सो जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा है। लेकिन जो बॉक्साइट है चांदगिरी खदान उससे भी रिलेटेड है। लेकिन उड़ीसा में और चीज़ें भी बहुत प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि लौह अयस्क भी होता है, ठीक है। सो लौह अयस्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से बॉक्साइट होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कंफर्म आंसर इसका पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के की पूर्ववर्ती है? तो पूर्ववर्ती मतलब जैसे हिमालय यहाँ पर है तो ये कहीं पूरब से आ रही है इधर को, तो ये कौन सी नदी है? सतलज। आपको पता होगा सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के जो राक्षस ताल है उसके आसपास से सतलज नदी जो है वो निकलती है। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है पूछा गया है। सो कोच्चि होता है, मारमुगाव है, कांडला है। लेकिन ये जो इन्नौर है ना, ये तमिलनाडु में है असल में, ठीक है। सो कोरोमंडल जो तट है, कौन सा? कोरोमंडल तट, उस पर ये पड़ता है, कौन सा? इन्नौर वाला, आपको याद रखना है। एक चीज मुझे आपको माइनिंग के लिए बतानी थी, और जो बॉक्साइट का था, यहाँ पर जो है बॉक्साइट में जो कालाहांदी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर बॉक्साइट की माइनिंग बहुत होती है। अगर ऑप्शन में कभी क्या आए आपका, ध्यान से सुनिए, अगली बार जब उड़ीसा में या बॉक्साइट माइन को लेकर क्वेश्चन आए तो वो दे सकते हैं कालाहांदी। सो आपको ये भी याद रखना है, कालाहांदी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। जो उड़ीसा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, चांदगिरी खदान वाला, उसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि इसमें जो आंसर की है उस हिसाब से क्या आंसर बनता है, ठीक है। आप इसे एक बार जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद आप देख लीजिए इसको, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि 8th जो है इन्नौर, ये जो है ये
पश्चिमी तट पर नहीं है, ये असल में कोरोमंडल तट पर है, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के साइड को। और ये आपको याद रखना है ये कौन सा है, जैसे चेन्नई यहाँ पड़ता है, चेन्नई के नॉर्थ में आपको ये मिलेगा कौन सा, इन्नौर बंदरगाह, ठीक है। बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों में से किनके मध्य है। अब देखिए इसको जो है आपको नहीं भी पता था ना, फिर भी आप देख सकते थे कि जो बराक नदी है, अगर आपको पता है, वो नॉर्थ ईस्ट की है, यानी कि पूर्वी उत्तरोत्तर राज्यों की है ये, ठीक है, बराक नदी। सो ये तो हो ही नहीं सकते, राजस्थान नहीं है, तमिलनाडु, केरल, ये कोई भी नहीं है। आपका कौन सा बच रहा है आंसर, ये। असल में ये कहाँ बहती है, मणिपुर की रिवर है। और यहाँ पर एक है तिपाई मुख डैम, ठीक है। तिपाई मुख डैम पे जो है, जो दो राज्यों का विवाद चल रहा है, तिपाई मुख डैम किस पे, बराक नदी पर। कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है। सो जो मृदा अपरदन है वो एक ही है, वैसे लगभग सभी हैं ये, लेकिन सबसे जो प्राइमरी प्राकृतिक कारक है वो कौन सा है, भूस्खलन, ठीक है। 2016 में जो है एक बस्तड़ी आपदा आई थी, किस प्रकार की घटना है ये। असल में क्या हुआ था कि बस्तड़ी डिजास्टर जो हुआ था वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगले बार के लिए आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो मलबा प्रवाह और बादल का फटना वहां पर हो रहा था, सीरीज ऑफ क्लाउड बर्स्ट हो रहा था वहां पर, ठीक है। बहुत सारी बार क्या हुआ, बादल फटा और उसके बाद में लैंडस्लाइड आ गई, यानी कि मलबा प्रवाह हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पर जान चली गई थी। और ये बस्तड़ी जो है वो कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ जनपद में है, ये गांव है बस्तड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। अब आपको अगर पता होगा कि कत्यूर जो है वो उनकी राजधानी कहाँ पर थी, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। काली रिवर तो काफी उधर हो गई, लेकिन कत्यूरों की राजधानी जो थी वो बागेश्वर के आसपास कत्यूर वैली में थी। तो वहां पर बागेश्वर में कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी, ठीक है। अगर आपको वैसी चीजें नहीं याद रहती है तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाकर, जैसे हिस्ट्री की से आप ज्योग्राफी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जो खाद्यान्न उपज है झंगोरा, अब झंगोरा किस प्रकार की फसल है ये पूछा है, तो ये है खरीफ की फसल, ठीक है, झंगोरा आपको याद रखना है। और वैसे ही आप ना याद कर लीजिए, जैसे गेहूं जो है वो रबी की फसल होती है और जो चावल है वो कौन सा, खरीफ की फसल होती है। तो ऐसे ही कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि रबी की फसल मेन कौन सी होती है और खरीफ की कौन सी। आई थिंक आप रबी की याद कर लीजिए, फिर एलिमिनेशन से जाइए, ठीक है। रबी की आपको कम मिलेंगी ना। बिनोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिनोग वन्य जीव अभ्यारण्य है देहरादून में। एक्चुअली ये कहाँ पर है, आपको मिलेगा ये मसूरी के आसपास मिलेगा, ठीक है। मसूरी से कुछ किलोमीटर दूरी पर है बिनोग वन्य जीव अभ्यारण्य। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सो सबसे कम कौन सा है, इसमें से कैसे जाना है आपको, देखिए एलिमिनेशन से जाना है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी कम नहीं है, अगर जितनी भी होगी वो नगरों में तो जो है वो होगी, इन सब से इनके कंपैरिजन में अगर हम देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं और बिहार भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमको पता है कि बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये भी हमको पता है, ठीक है। जो यहाँ पर हमने एलिमिनेट करा, जब आपको आएगा इन दोनों में कन्फ्यूजन आएगा अभी आपको, ठीक है। सो आपको पता होगा कि हिमाचल जो है वो हिमालयी स्टेट है, जो यहाँ पर कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहती है यहाँ पर, और ज़्यादातर ये इसलिए हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेल्टा वाला इलाका होगा जिसके आगे जो है टाउन्स वगैरह बसे होंगे यहाँ पर ज़्यादा हिमाचल की तुलना में। फिर भी जो सेफ आपको जाना है वो यही जाना है, आपको हिली जो स्टेट है वो आपको हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मैं बता देती हूँ, इनमें है लगभग 14% जो है वो नगरीय जनसंख्या है असम में, जबकि हिमाचल प्रदेश में 10% है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। और अगर पूरे इंडिया में पूछे, ठीक है, तो सबसे कम जो लोवेस्ट पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरी यानी कि नगरीय जनसंख्या सबसे कम वैसे कहाँ है, वैसे है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर आंसर कौन सा दिया था, हमने इन चारों में से हमने दिया था कौन सा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सो गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वो है प्राणहिता। आपको पता होगा जो प्राणहिता है वो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है
और जो गोदावरी नदी है इसके बारे में मैंने आपको कल ही शायद किसी वीडियो में बताया था, जिसमें हमने महाकुंभ का सभी करंट अफेयर किया हुआ है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट रिवर जो है वो, इसकी लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की, वो कौन सी है? प्राणहिता। प्राणहिता जब मिल जाती है दूसरी इसकी सहायक नदियों से, खुद की सहायक नदियों से, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा हो गए, तब वो उसका जो वॉल्यूम है वाटर का, पानी का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम उसे लार्जेस्ट कहते हैं बाय वॉल्यूम। और कुछ अदर जो है वो भी है, जैसे आपको याद रखना है गोदावरी की सहायक नदियाँ और कौन कौन सी हैं? मंजीरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है और वर्धा। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं। और गोदावरी पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम भी बने हुए हैं। कौन कौन से डैम बने हुए हैं? जैसे पोलावरम डैम बना हुआ है। ठीक है, पोलावरम डैम जो है वो कहाँ बना हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको फेमस डैम बहुत याद रखना है, क्योंकि गोदावरी आपको पता होगा ये जो है वो प्रायद्वीपी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। और ये पीसीएस का क्वेश्चन था पिछले किसी पेपर में। ठीक है, गोदावरी और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इस बार आया है इसकी ट्रिब्यूटरी से। तो जब भी आपको पता चले कि जो इंडिया की या भारत में जो है कुछ भी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मूसी रिवर जो आपको दिख रही है ये आपको लगभग मिल जाएगी हैदराबाद के इलाके में मिलेगी। अब है टोन्स और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? टोन्स और यमुनोत्री की बात चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है उत्तरकाशी में आपको दो दर्रे ऐसे मिलेंगे, जैसे एक है बोरसू और एक है बाली दर्रा। ठीक है, बोरसू और बाली दर्रा जो है, बोरसू जो है वो इधर कहीं है, लेकिन बाली दर्रा थोड़ा उत्तरकाशी के बीच बीच में कहीं है। ठीक है, सो अंदाजे से हम जब गूगल मैप पे मैंने सर्च किया था तो बोरसू दर्रा जो है वो पश्चिम की तरफ दिखा रहा था, जो कि हिमाचल प्रदेश और जो उत्तरकाशी है उसके बॉर्डर पे था लगभग बोरसू दर्रा। सो ये हमारा आंसर बोरसू दर्रा हो सकता है। और लेकिन जो ये बाली दर्रा है वो भी उत्तरकाशी में कहीं आसपास ही था। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ये पूर्व की तरफ था इससे। लेकिन ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें मुझे डाउट है, लेकिन अगर मैं होती तो शायद बोरसू दर्रा वहाँ पर लगा के आती। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी ये जो है ना, ये पेपर में शायद इन्होंने पहली बार दिया है ऐसा। ठीक है, सो ये मॉडरेट टू हाई मैं कहूँगी। अगर ये आपको नहीं भी आता था ना कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपने पहली बार शायद देखा हो। ये इवन मैंने भी पहली बार देखा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी कुछ ऐसे हैं जिसमें हम शायद हमको नहीं पता हो इसमें से कोई भी पास, ऐसा कोई यूजुअल जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं गया। आपको ये पता करना है कि आखिर ये धरासी और गुप्तखाल दर्रा कहाँ पर है। अगले पेपर के लिए जो 11 मई को होने वाला है उसमें ये ज़रूर आपको करना है। और अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में भी सबको बता दीजिए कि कहाँ पर है। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है पानी राखो आंदोलन के? ये आपको पता होगा, ये बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है। सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती आपको याद रखना है। इनको जो है हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बतानी थी मुझे इस बाली दर्रा के बारे में। ये जो बाली पास है ना, ये असल में कनेक्ट करता है जो हर की दून है, हर की दून को कनेक्ट करता है ये यमुनोत्री से। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो बोरसू दर्रा है वो हो सकता है टोन्स और यमुनोत्री की घाटी के बीच में। ठीक है, बोरसू दर्रा, क्योंकि ये इधर पश्चिम में पड़ रहा है, और जबकि ये जो बाली दर्रा है ये हर की दून और यमुनोत्री को कनेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा इधर साइड को है। ठीक है, टोन्स और इससे थोड़ा सा पूरब की तरफ को है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है कि जो पानी राखो है वो आपको मैंने बता दिया था सच्चिदानंद भारती। और जो 19वां क्वेश्चन है वो है हमारे पास, मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेना नायक हैं। ठीक है, पुरिया नेथानी किस शासक के दरबार में थे? ठीक है, सो शासक का नाम बताना है जिनके दरबार में ये निपुण सेना नायक थे। एक्चुअली जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पुरिया नेथानी जो हैं वो दो शासकों से रिलेटेड हैं। एक तो है पृथ्वीपति शाह और दूसरे हैं फतेह शाह। ठीक है, जब ये सबसे पहले जो है वो गढ़वाल राजनीति में आए थे तो पृथ्वीपति शाह के टाइम पर इनको रखा गया था, अश्वशाला प्रधान रखा गया था इनको। ठीक है, इनके टाइम पे। लेकिन जो यहाँ पर सेना नायक पूछा है ना,
तो ये शायद उनके क्या थे, फतेह शाह के टाइम पर हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इनसे रिलेटेड वैसे दो हैं, लेकिन जो सेना नायक यहाँ पे पूछा गया है वो फतेह शाह के टाइम पर ये थे, ठीक है। और जो इनका जो पहले वाला नाम है वो है धनी पूर्णामल, ठीक है। तो अगर आ गया आपका ना धनी पूर्णामल कौन थे, तो यही थे, इनका नाम ही धनी पूर्णामल है। और ये पहले अश्वशाला प्रधान थे, बाद में ये सेना नायक बने। और इनसे एक चीज और आपको याद रखनी है, जो सेना नायक पुरियानिथानी थे वो एक बहुत कुटिल क्या थे, राजनीति में एक बहुत कुटिल जो है पर्सनैलिटी थी। तो ये जो थे औरंगजेब से मिलने भी गए थे दिल्ली में लगभग 1668 के आसपास। और जब दिल्ली प्रिंसेस जो है रोशन आरा की शादी हो रही थी तब वहां गए थे। और जो सोर्स मैंने रेफर किया था उसमें लिखा था कि औरंगजेब के टाइम पर जो है इनकी जो कुटिलता और इनकी निपुणता को देखकर जो है औरंगजेब ने जो है वो जजिया टैक्स, जो कि गढ़वाल का जजिया टैक्स था, उसको अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। सो इनके बारे में कुछ डिटेल जो अगर पूछनी होगी अगले बारी में किसी पेपर में तो आ सकता है, ठीक है। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष में हुई? हुक्का क्लब की स्थापना जो है वो 1907 में हो रही थी। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो पहले कभी पूछे नहीं गए। सो 1907 में हुई थी, मोर कहूंगी ये 1907, और कहीं कहीं पर आपको 1906 भी देखने को। और 1907 जो है इसको आपको देखना है अगले पेपर के लिए। इसका अगर आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाती है ना, तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपसे कहूंगी कि प्रोविजनल आंसर की में आप जरूर देख लें, जो शायद लोअर पीसीएस से पहले आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सो आप देख लें, इसे कंफर्म कर ले इस क्वेश्चन को। और एक उड़ीसा वाला जो था, दोखा से तात्पर्य है। अब जो ये दोखा है वो असल में है भांग से रेशे से निर्मित जो है वो बाहों का कोट, इससे नहीं है, सूती रेशों से भी नहीं है, नृत्य भी नहीं है, ये है बकरी के ऊन से निर्मित जो बिना बाहों का कोट होता है। असल में ये कोट जो है ये ज्यादातर आपको मिलेगा भोटिया जो ट्राइब है, जनजाति, भोटिया जनजाति वाले इसे पहनते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? नृत्य गीत नहीं है। सो आपको पता होगा चौफला और थड़िया, इन दोनों को तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये होते हैं। तांडी भी होता है तो ये भी नहीं होगा। सो बचा कौन सा? लाली, ठीक है। जब आपको ये सुने सुने लगे ना तो आप एलिमिनेशन से जाइए, सेफ रहेगा, ठीक है। और ये जो डांसेस है ना ये हमने ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर लिया है। मैंने बहुत सारे पेपर्स जो हैं आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनमें हमने ये चौफला थड़िया इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक बार आप रेफर कर ले तो सही रहेगा। होली हिमालय नामक बुक यानी कि पुस्तक जो है वो उसके लेखक कौन थे? तो होली हिमालय किसने लिखी है? ई शर्मन ओकले, ठीक है। ई शर्मन ओकले ने लिखी है। आपको इनकी किताबों का भी नाम में पता होना चाहिए कौन कौन है। एटकिंसन है, बहुत फेमस है, H.G. वॉल्टन है, इनकी किताबों के भी नाम आपको पता होने चाहिए। मैंने कुछ पेपर सॉल्व करवाए हैं आपके इसी चैनल पे, आपको उनमें एटकिंसन की बुक आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इवन इनके भी उसमें आपको मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि जो है वो असल में है गढ़वाल और नेपाल रूलर के बीच में हुई थी। कब हुई थी? ये लगभग 1794 के आसपास, ठीक है। जब गढ़वाल पर नेपाल के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। इवन फिर उसके एक दो साल बाद जो है ये संधि फिर जो नेपाल के रूलर्स हैं उनके द्वारा तोड़ी हुई दिखाई देने लग गई थी कि वो क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन से? इस लंगूरगढ़ की संधि को फॉलो नहीं कर रहे थे फिर वो। और उसके बाद में फिर आपको पता होगा कि लड़ाइयाँ हुई थी। फिर खुड़बुरा बैटल हुई थी 1800 में जाकर, 1800 के आगे 1803 1804 के अराउंड खुड़बुरा बैटल हुई थी। फिर पछावन किस जाति या जनजाति समाज के लोक देवता हैं? ये हैं थारू जनजाति के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? तो ये थारू को भी कहा जाता है। अभी मोछंग संबंधित है। मोछंग हमने पढ़ा था, ये कौन सा है? वाद्य यंत्र होता है। स्थानीय खाद्य पदार्थ नहीं है, स्थानीय लोक पर्व नहीं है, आभूषण भी नहीं है,
ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन हमने क्रोनोलॉजी वाले में किया हुआ है, क्रोनोलॉजी में किया हुआ है, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में। तो ये कौन थे? मथुरा प्रसाद नेथानी, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा गया है? सो ये कहा गया है आपके मानसी नेगी को। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल से के साथ में जो नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य गीत है, वो कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र का याद रखना है आपको, वो कौन सा है? सरो नृत्य, सरो, ठीक है। मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जो ये मोतीचूर अभ्यारण्य है, ये असल में है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढालीपुर झील आपको पता होगा, आपने ढालीपुर जो प्रोजेक्ट है वो सुना होगा, वो यमुना रिवर पर है। तो यमुना की जो आसपास की नदियां हैं वो भी आपको देखनी है, उस पर कौन सा डैम है वो भी आपको याद रखना है। जो ढालीपुर लेक बनी हुई है वो असल में बनी हुई है यमुना और जो असन बैराज है ना, जहाँ पर इन दोनों का संगम होता है, असन रिवर का और यमुना का, वहाँ पर असन बैराज है, वहाँ पर ही क्या है? ढालीपुर झील बनी हुई है। आपको अगले बार के लिए याद रखना है कि कोसी बैराज कहाँ पर है, गाउला बैराज, पशुलोक बैराज, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME नीति लागू की गई थी? ये भी हमने पढ़ा था। सो MSME नीति जो लागू हुई है वो कब हुई है? 2015 को। और इससे आपको इस बार का जो करंट अफेयर है ना, ये करके जाना है। MSME का जो क्लासिफिकेशन है यूनियन बजट में, केंद्र के बजट में, वो बदल दिया गया है। अभी जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो डेटा है वो हम बार बार करते आए हैं अभी तक, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो, तो वो आपको देख के जाना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यही जो है MSME पॉलिसी और ये सब चीज़ें जो है DSP और जो ITI प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था ना 2024 में, वो सब में ये इसी तरीके की पॉलिसीज, इनके बारे में, इनके फीचर्स पूछे गए। उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है? सो जैविक खेती के लिए जो है आपको पता होगा कौन सी है उत्तराखंड में, यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। और अभी आपको याद रखना है कब स्टार्ट हुई थी? 2017 में ये स्टार्ट हुई थी। कौन सी? ये, ठीक है। इसको हम रफ्तार नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रफ्तार की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है। ये नवंबर 2017 में लॉन्च हुई थी। वर्ष 2023-2024 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GDP स्थिर मूल्यों पर बतानी है, GSDP बताना है, उसकी वृद्धि दर बतानी है स्थिर मूल्यों पर। कितनी थी? 7.58%। ये जो 7.58% है, ऑलरेडी 2023 में बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा गया था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको PYQs तो पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्न में से किस ब्रांड के नाम से विक्रय करता है? तो कौन सा ब्रांड है वो? हिमाद्री ब्रांड है। ये इसके बारे में भी हमने डिटेल में करंट अफेयर्स में पढ़ा है, ठीक है। हिमाद्री ब्रांड, और ये कब लॉन्च हुआ था ये भी हमने सारी डिटेल में पढ़ा है। उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना, कैंपा योजना याद रखनी है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये असल में है वन क्षेत्र से। अभी कैंपा योजना के बारे में आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, ठीक है। ये नोटिफाई कब हुई थी? ये योजना असल में 2009 के आसपास नोटिफाई हुई थी, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, तब ये कैंपा योजना लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? उत्तराखंड की निम्नलिखित हवाई पट्टियों में से कौन सी एक अपने जनपद से सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया, ठीक है। सो आपको पता है, ये याद रखने हैं, जौलीग्रांट देहरादून में है, नैनी सैनी जो है वो पिथौरागढ़ में है, गौचर जो है वो चमोली में पड़ता है, लेकिन जो ये चिन्याली सौड़ है ना, ये टिहरी में नहीं पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, चिन्याली सौड़। ये असल में एक एयर स्ट्रिप है,
ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो है वो माँ गंगा एयरपोर्ट या धरासू एयरपोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, चिन्यालीसौड़। ये एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इसको माँ गंगा एयरपोर्ट भी कह देते हैं, धरासू एयरपोर्ट भी कह देते हैं, तो आपको ये भी नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा ना। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाडिया इंस्टीट्यूट तो है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था कि वाडिया इंस्टीट्यूट पढ़ना है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी आई थिंक यही है, ठीक है, देहरादून में। लेकिन जो ये जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, अगर ये हिमालयन एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट हिमालयन एनवायरनमेंट करके है, मैंने सर्च किया था तो उसमें हिमालयन एनवायरनमेंट, जीबी पंत यही नाम था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट आया था, ऐसा कोई उसमें नाम नहीं दिया हुआ था। अगर ये उनकी बात कर रहे हैं ना, तो ये है अल्मोड़ा में, आप भी सर्च कर सकते हैं। अल्मोड़ा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, किसका? इसका। और ये जो है जीबी पंत की बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी आपको याद रखना है कि उनका जो जन्म दिवस है और जो उनका जन्म का जो वर्ष है वो याद रखना है, वो पूछा जाता है। जीबी पंत उनका है 1988, और ये यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है कि इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था, 1988 के आसपास हुआ था। और जो ये है ना जीबी पंत, अगर ये हिमालयन एनवायरनमेंट के बारे में है, अल्मोड़ा में है जो, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मिनिस्ट्री, उसके अंदर जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये, ऑटोनॉमस। ठीक है, जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट या फिर हिमालयन एनवायरनमेंट, आपको इसे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इसे इन दोनों में हो सकता है, लेकिन मोर जो है ये सही है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद जीईपी का विचार दिया? तो ये विचार जो दिया था वो हेस्को ने दिया था। इसका ना हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि हेस्को कहाँ से जो है काम करता है, तो ये भी आपको देख के जाना है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य है, शमन का मतलब होता है, अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन। सो जब मिटिगेशन की बात हो रही है तो हम किसी आपदा के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आपदा का जो प्रभाव है और संवेदनशीलता है उसको कम करने के प्रभाव को हम शमन कह सकते हैं। ठीक है, जो एक होता है मिटिगेशन और एक होता है अडेप्टेशन, उनमें आपको डिफरेंस पता होगा। अडेप्टेशन मतलब कि एक जो है हम उसके लिए अडेप्ट कर जाए, उसके यूज टू हो जाए चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमली भूस्खलन स्थित है। जो सिमली भूस्खलन है ना, सिमली से आपको याद रखना है, ये हुआ था जब न्यूज़ आई थी उस टाइम पर कि जो लैंडस्लाइड है वो हुई है, जो बद्रीनाथ ब्लॉक है नेशनल हाईवे पर हुई है, उस समय की न्यूज़ है ये। तो ये हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो ज्योतिर्मठ और मलारी रोड है ना, उसको कनेक्ट करने वाली इंडिया चाइना बॉर्डर पर, उस पर जो है कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य जो उनका, जिसमें ये भी इंक्लूड थे, कर्णप्रयाग और ग्वालदम वाला जो हाईवे है वो भी इस लैंडस्लाइड की वजह से, इस भूस्खलन की वजह से जो है वो बंद हो गया है। तो शायद इसलिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, सो हो सकता है कि कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य ये है, ये न्यूज़ में आया था बेसिकली। निम्नलिखित स्थलों में से किससे जो है नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं हुडोली उत्तरकाशी से। सो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो न्यूज़ भी आपको पढ़ के जानी है। हुडोली उत्तरकाशी से आपको ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगले पेपर के लिए याद रखनी। जो कसार देवी टेम्पल है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। बनकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। फल सीमा एक आपको पता होगा कि ये प्री हिस्टोरिक केव है, ये गुफाएं मिलती है ना जहाँ पर, वो है। ठीक है, सो ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक और चीज़ है लाखों उडियार करके, या बारेछीना गांव आपने सुना होगा, जहाँ पर कि लाखों उडियार गुफाएं हैं। बारेछीना करके अगर आ गया तो तब भी लाखों उडियार ही बताना है। ठीक है, लाखों उडियार कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। फल सीमा, पेटशाल, ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगी? अल्मोड़ा में।
लोक साहित्य में आचरी किससे संबंधित है? जो आचरी है वो असल में यूज किया जाता है एक प्रेत आत्मा के लिए, जो कि अविवाहित कन्या है, उनकी प्रेत आत्मा के लिए इसे लोक साहित्य में जो है इसको माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो 2024 है जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ था, ये भी हमने कहा था कि जो 3 जो है वो आपको पढ़ के जाना है। UNFCCC का जो हुआ है ये भी पढ़ के जाना है, ये यहाँ पूछ लिया गया है, ठीक है। और UNCBD का भी हुआ एक जगह, ठीक है। UNCBD जो CBD UNCCD, ठीक है, ये सब हुए हैं बायोडाइवर्सिटी डिजर्टिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के जाने हैं कि इनका कहाँ पर हुआ है। असल में कैली में हुआ है एक का, तो वो आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ये हम ऑलरेडी एक करंट अफेयर की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप पिछली जो करंट अफेयर्स है वो देख लीजिए, और PYQs की जो प्लेलिस्ट है ना वो रेफर कर लीजिए ज़रूर। उसमें हमने सभी करंट अफेयर बेस्ड ही PYQs किए हुए हैं। तो ये कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको यहाँ पर, जो ये है ना आचरी अविवाहित कन्या, ये गढ़वाल रीजन को में माना जाता है, और भागीरथी जो वैली है उसके आसपास इस लोक साहित्य को माना जाता है, ठीक है, भागीरथी वैली के आसपास। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं, तो ये आपको देखना है। अगला है भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियां शामिल हैं? तो ये है 6 नदियां शामिल। अगले पेपर के लिए PCS के लिए आपको देख के जाना है, लोअर PCS में तो शायद पेपर बन गया होगा, अभी PCS के लिए आपको देख के जाना है क्या कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब बनी थी, कौन सी थी? 1960 की है, ठीक है। और इसमें 6 जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको देखनी है, वो है रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। कौन सी? ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, रावी, ब्यास, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं जो कि क्या है, ईस्टर्न रिवर्स हम कह सकते हैं। ये मिली हैं, इनका जो पार्ट मिला है RBS, जो 3 नदियां हैं, कि इंडिया को इन पर अधिकार मिला है, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न यानी कि कुछ पश्चिमी है, कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी कौन सी है? इंडस, ठीक है, इंडस रिवर, झेलम और चिनाब, ठीक है। ये IJC जो है इनका, इन पर जो अधिकार मिला हुआ है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, यानी कि पानी को लेकर, ठीक है। और जब इंडस वैली जो ये ट्रीटी हुई थी ना, भारत पाकिस्तान सिंधु जल, ये इंडस जब मैं बोल रही हूँ तो इस सिंधु की बात चल रही है, ठीक है, सिंधु नदी की। जब ये जल संधि हुई थी तो बीच में मीडियोकर कौन बना था? तो वो कौन था? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के थ्रू जो है वो संधि में मीडिएशन किया गया था, ठीक है, ब्रोकर बने थे वो। CII, ठीक है, उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो का 6ठा संस्करण 2025 में कहा हुआ है, ये भी हमने न्यूज में किया हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है, ठीक है, ये हम कर चुके थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने और उन्होंने शपथ ग्रहण करी? वो कौन से थे? ये हम कर चुके हैं शायद, ये भी हमने किया था। कौन से हैं? 51 यानी कि 51वें थे। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की? तो ये कहाँ पर स्थापित की है? हल्द्वानी में, ठीक है। ये महाभारत वाटिका जो है ना, असल में ये स्थापित की है जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित करने के लिए। महाभारत जो है उसमें जो महाभारत की जो बुक है उसमें जो जितने पेड़ पौधे हैं 18 पाठों में दिए गए हैं, उन पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए ये बनाई गई है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बार हो सकता है अगले पेपर में जो क्वेश्चन स्टॉक में उन्होंने बनाए होंगे तो इसमें पूछा सिंपली महाभारत वाटिका कहाँ की गई है, अगली बार पूछ सकते हैं महाभारत वाटिका का जो मकसद है इसको स्थापित करने का वो क्या है, तो पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 90वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो ये कौन है? नाइजीरिया है, ठीक है। ब्रिक्स का, ब्रिक्स जो ऐसे लिखते हैं,
ब्रिक्स, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले सी और एस, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में जुड़ा था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये 4 हैं, ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और तो और, लेकिन ये भी याद करके जाना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो यूके का पेपर सॉल्व है ना, वहाँ पर यूके का पेपर सॉल्व है, उसमें हमने ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कितने मेंबर हैं, कौन कौन हैं, ठीक है। वो सब आप वहाँ से एक बार रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लोअर पीसीएस के लिए आप रिवीजन कीजिए अपना जितना बेटर हो सके। अपर पीसीएस के लिए ज़रूर आप वो करके जाइए, उसमें हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स किया। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स मतलब भारत क्यों मैटर करता है, ये इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, एसएससी में भी पूछा गया था। ये एस जयशंकर ने लिखी है। एस जयशंकर है कौन, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री। उत्तराखंड में धौली गंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान का नाम दीजिए। तो धौली गंगा और अलकनंदा, ये आसान क्वेश्चन है आपका। ये कौन सा है, धौली गंगा की बात चल रही है, पश्चिमी वाली की, तो ये कहाँ पे मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलते हैं ये। चंद्रयान 3 जहां उतरा उस जगह का नाम बताइए। ये तो बहुत न्यूज में था। तो ये जगह कौन सी थी, शिव शक्ति पॉइंट उसे कहा गया था। किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल का ताज पहनाया गया। तो वो कौन थे जिनको पहनाया गया था, वो हैं ध्रुवी पटेल, ठीक है, ध्रुवी पटेल। अब है हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन। ये कौन सा था, निहोन हिंडानक्यो। निहोन हिंडानक्यो कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि शांति पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। किस वजह इससे मिला हुआ है इसे, जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी है, ठीक है। सो न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए इसने कहा था, ये आपको याद रखना है इसलिए भी। और इस बार के जितने नोबेल पुरस्कार हैं वो ऑलरेडी हम पीसीएस का जो सॉल्व्ड पेपर है उसमें कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन उसी में मैंने आपको बताया था। 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट के प्रक्षेपण में सफल रहा। सो इसरो का याद रखना है आपको। अगली बार पूछ सकते हैं मिशन कौन सा, मिशन की डेट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, मिशन कौन सा था ये, इसकी डेट पूछ सकते हैं। 30 दिसंबर की ही बात है ये, ठीक है, 30 दिसंबर की। और ये कौन सा है, ये था स्पेडेक्स मिशन, ठीक है, स्पेडेक्स, यहाँ पे स्पा लिखा हुआ है लेकिन स्पेडेक्स मिशन था ये। और PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म भी साइंस में पूछी जाती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये कौन सा था, C60, और ये एक रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। अगली बार के लिए आपको डेट वगैरह याद रखनी है, ठीक है, ये कब गया था। राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण पर जो 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, कौन सा, आइकन 2024, ये कब हुआ था, देखिए डेट इस बार दे दी है। जब भी मैंने देखा है कि डेट देते हैं ना, अगले एग्जाम में वो डेट ही पूछी जाती है घुमा फिरा के, ठीक है। सो अगले बार आपको दे देंगे कि 21वां संस्करण कौन सी तारीख को हुआ था। अगर वो दिसंबर जैसी कोई न्यूज़ है तो देखिए दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे पूछने वाले हैं, 4-5 महीने के पहले के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो डेट दिसंबर की है। दौरान जो AUKBC अनुसंधान केंद्र है वो भारत में ही आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये पूछा था, तो ये किया गया था चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में आपको याद रखना है। ये है किस लिए वैसे, ये एक्चुअली है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, लैंग्वेज मतलब भाषा के लिए ये, ठीक है, उसके लिए है। और जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट हैं उन सब के लिए ये काम कर रहा था। यहाँ पर मतलब क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था उन सबका। जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 नवंबर को, और ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 15 नवंबर को मनाया जाता है। उस पर्वतारोही का नाम बताएं जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की 12 मई को 2024 को चढ़ाई की थी। 30वीं बार मई में ही कर दी थी। तो ये कौन है, ये 30 बार करने वाला कोई
शेरपा ही हो सकता है। तो कौन है ये? कामी रीता, जो कि एक नेपाल की शेरपा भी है वहां से, ठीक है। 2025, ठीक है, मैं विश्व स्मारक कोष, आपको याद रखना है कौन सा है, IMF की बात कर रहे हैं हम, ने किसे जो है विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा है, ठीक है। विरासत स्थान है, तो ये किसको जोड़ा है? चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा को इसमें जोड़ा है। तो कोई बड़ी ऐसी कोई न्यूज आती है ना ग्रहों को लेकर, तो उसको भी आपको करके जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? ये भी पेपर हम कर चुके हैं, ये वाला। ये कौन सा है? उत्तराखंड। इवन हमने ये भी किया था कि ये कहाँ पर हुआ है, ऋषिकेश एम्स में हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड। जब प्रधानमंत्री कुछ इनॉग्रेट करते हैं ना उत्तराखंड में, तो उस न्यूज को आपको पढ़ के जाना है। किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो इनोवेशन से रिलेटेड है, ये कौन सा था? स्विट्जरलैंड, ठीक है, सबसे पहले। और इस बार हमने अपने इंडिया की रैंक पढ़ के जानी है, इंडिया की कितनी रैंक है इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती हैं? अब ये जो रीजनिंग है ना, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेड आंसर कीज हैं वो देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं इसमें निकल रहे हैं, ठीक है। आंसर्स कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरीफाइड है वो आंसर्स मैं आपको दे देती हूँ। कौन से? 2 अंकों की जो संख्या है वो है 3 से विभाजित होने वाली 30 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु, इसका आंसर मैं आपको ऐसे टिक कर देती हूँ कि इनके आंसर्स कौन कौन से हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये है आपका C, यानी कि 3:5, ठीक है, इसका आंसर। हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, एक दूसरी वीडियो में हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। अभी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, अब हम इसे जो है GS के लिए कर रहे हैं बेसिकली, और रीजनिंग और मैथ्स को हम सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। इसका आंसर है 65 का आंसर है 30, ठीक है, और 66 का है 44, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन है, देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं ज़रूर। कौन कौन से? वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य से रिलेटेड आ रखा है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये देखिए कोडिंग, डिकोडिंग और मिसिंग सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको देख के जाने हैं एग्जाम में। यहाँ पर इसका आंसर है LUP A। 67 का आंसर है D 1/7, ठीक है। 69 का आंसर है A 46,080, ठीक है। 70 का आंसर है 72, और 71 का आंसर है, ये मैं आपको बताती हूँ कौन सा है, ये सेट B चल रहा है, ठीक है, ये वाला सेट B चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कौन सा? ये सीरीज B चल रही है, ठीक है, सेट B कर रहे हैं हम। तो उसमें आप आंसर अपनी मिला लीजिए जिस हिसाब से आपको लगता है, आपने जो टिक मार्क किया है वो। और 71 का आंसर है B 93। 72 का आंसर आया है, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये GS का है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सो ये तो बहुत न्यूज में थी, तो कौन है वो? मनु भाकर। अगली बार आपको क्वेश्चन आ सकता है, ओलंपिक में 2 पदक जो है वो किसने जीते हैं, ये तो पूछ लिया, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि मनु भाकर को कौन सा अवार्ड मिला है। सो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको ये मिला हुआ है? एक न्यूज चेस को लेकर आई है जिसमें कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं, वो कौन है? हमारे डी गुकेश, ठीक है, वो न्यूज में आ सकते हैं, और वो हम न्यूज पूरी कर चुके हैं, उनके बारे में आ सकता है। और वो चेस चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? सिंगापुर में हुई थी, उन्होंने चाइना के जो है डिंग लिरेन को हराया था, ये भी उसमें आ सकता है, ठीक है। और वो कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी, डेट भी आपको याद करके जानी, वो हम डेट समेत सब कुछ कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, उससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार। 73 जो है वो है, ये आपको पता है 38वें जो खेल हुए थे वो हमारे उत्तराखंड में ही हुए थे। ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेलों का जो शुभांकर है मौली, उत्तराखंड राज्य के किस पक्षी से प्रेरित माना जाता है? तो जो हमारी स्टेट बर्ड है मोनाल, उसी से ही ये संबंधित है, और ये भी हमने करंट अफेयर्स में
कर लिया था। अब दोबारा से रीजनिंग और उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम देखते हैं इसे। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे अच्छे से। एक सीरीज़ की जो है वो ऑलरेडी सीरीज़ करके ना, रीजनिंग की जो है ऑलरेडी चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं इसी चैनल पे। आपको सीरीज़ जो है नंबर सीरीज़, उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इसका आंसर है बी, 74 का बी है यानी कि 25। 75 का है बी, 350, ठीक है। और 76 का है डी यानी कि वाई। सी यानी कि 5। 78 का है डी यानी कि 8। और फिर है इसका है 12, ठीक है। ए आंसर है। फिर है 80 का है डी यानी कि 52। और 81 का आया था 990। फिर 82 जो है उसका आया था एमिनेशन, ठीक है, एमिनेशन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ है। अभी आप चेक कर रहे होंगे ना कि आपके आंसर सही है या नहीं है, उस हिसाब से। सो 83 का आया हुआ है, मिरर इमेज को लेकर है ये, ए है इसका। नीचे दी गई श्रेणी में जो है इसका है सी 18, 84 का। 85 का है ए, दैट इज 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट है 86 का आंसर है, जिसमें कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, 5 आया हुआ है। नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या होगी। सो वर्गों की संख्या जो है वो कितनी आ रही है, लगभग 14, ठीक है। इसका डी है। 88 का है सी, 298 मीटर। 89 का है ए, उत्तर पूर्व दिशा में आ रहा है। और जो 90 है उसका है बी, पति। 91 का है डी, 6। 92 का जो है वो आ रहा है ए बराबर 9, बी बराबर 13, सी बराबर 11, ठीक है। नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको 2 निर्देश दिए गए हैं। ये जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का आपका है। तो कोई चीनी नींबू नहीं है, सारी मिठाइयाँ चीनी है, कोई मिठाई नींबू नहीं है, सारी चीनी मिठाई है। तो इसका जो है लगभग आप ए है, ठीक है, ए है इसका आंसर। और है 94 का है सी, दैट इज 40 डिग्री। फिर है 95। अब यहाँ से जीएस स्टार्ट हो रही है और साइंस के कुछ क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, इसके अवयव बताने हैं। जर्मन सिल्वर के जो एलिमेंट्स हैं मेन, वो कौन कौन से हैं। सो आपको एलिमिनेट करना था टिन से, ठीक है। टिन नहीं होता है इसमें, टिन से हमने कट कर दिया। इसमें होता है तांबा और जस्ता होता है, और उसके साथ साथ निकेल भी होता है। जस्ता मीन्स क्या होता है, जिंक, ठीक है। और फिर है आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ये जो दिखाई देता है इसमें है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, जो कि डी है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। रक्त पंप कौन करता है, हृदय करता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, ये भी आसान है, कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। मनुष्य की आंख निम्नलिखित में से किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर, ठीक है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य आपको पता होगा, परावैगिनी जो किरणें होती हैं उनको भेज देना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी को परावैगिनी विकिरण से बचाना। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सो चंद्रमा तो नहीं है, हवा भी नहीं है, भूतापी भी नहीं है, सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, सूर्य ही है। प्रथम सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। तो कौन सा था वो, चेचक, ठीक है। प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी। ये कौन थे, राइट्स बंधु थे, ठीक है। राइट्स बंधु यानी कि राइट्स ब्रदर जो कहते हैं ना,
वो थे, उन्होंने जो है वो प्लेन का निर्माण किया था। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ऑलरेडी जो है यूकेपीएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ठीक है। सो कौन सा नहीं है इसमें से? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको पता होगा जो गूगल क्रोम है वो क्या है? एक ब्राउजर है ना। सो गूगल क्रोम आपको पता होगा, आपको एलिमिनेशन से ही जाना था। लिनक्स, विंडोज, उबंटू जो ये है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और जो टिम कौन है? बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत फेमस है, ये ऑलरेडी पूछा गया था। ये पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई है, पहले पूछा गया था। ये शायद डीएसपी या फिर वेटरनरी ऑफिसर 2024 में पूछा गया था। तो अब आपको याद रखना है, उसमें ये पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई है, और ऑप्शन में टिम बर्नर्स ली थे। इसमें उल्टा करके पूछ दिया। सो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कौन है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी, जिसको WWW हम लिखते हैं ना सबसे पहले, वो। फिर है 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? अब गीगाबाइट जो है आपको पता होगा, एक जो केबी होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है, और फिर उसके बाद में कितने केबी मिलकर जो है 1 मेगाबाइट बनाते हैं। तो उसमें जो नंबर है आपको याद रखना है, जो मेगाबाइट है 1 मेगाबाइट में उतने कितने केबी होते हैं? 1024 होते हैं। और यहाँ पर आपका ये आंसर है, 3 बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? गीगाबाइट बन जाएगा एक। जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म पूछिए, आसान क्वेश्चन है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा है वो? दिष्ट धारी, ठीक है। आपको इनके काम भी देखे जाने, डायनेमो क्या करता है, मोटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है। अब है 1920 में जो है वो MN रॉय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस स्थान पर की थी ये पूछा है, तो ये ताशकंद में की थी। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। MN रॉय किससे रिलेटेड है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। और ये पार्टी कब जो है स्थापित की गई थी? 1920 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है रिपीट करके ऐसे बना देते हैं। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की नींव किसने रखी है? तो सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? खिज्र खान ने, ठीक है। सैयद वंश। 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके प्रथम सचिव बने, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे भगत सिंह। और या आप अगली बार के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रथम सचिव भगत सिंह है, लेकिन ये नौजवान सभा भारत सभा कब बनाई गई थी? पंजाब में। कहाँ बनाई गई थी? ये एक क्वेश्चन है, पंजाब में बनी थी। और कब बनाई गई थी? 1926 में बनाई गई थी, ऐसे पूछा जा सकता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश जो है आपको पता होगा, ये फेमस हमने देखे भी हैं, सिमुक। किस मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे? सर थॉमस रो जो है आपको पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, ये कौन है? जहांगीर के टाइम पर ये आए थे मुगल कोर्ट में। और 1854 की जो वुड्स डिस्पैच की संस्तुतियों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 3 जगहों में बनाए गए थे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। फिर वो कब हुई थी? 1854 में तो ये कहा गया था, लेकिन वो निर्माण कब हुआ था उनका? 1857 में हुआ था, ठीक है। स्ट्रेची कमीशन निम्न में से किससे संबंधित है? सो ये है आपका, आपको पता होगा फेमाइन कमीशंस के बारे में। सो ये अकाल से आधारित है। कौन सा? स्ट्रेची कमीशन। आपको सारे अकाल से रिलेटेड जो कमीशंस बने हुए हैं वो याद करके जाने हैं। लाला हरदयाल पंजाब के किस एक क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल का गठन किया था? गदर दल का गठन उन्होंने कहाँ किया था? ये सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है। गदर दल का गठन। तो आपको याद रखना है कि ये किसने किया था गदर दल का गठन? अगली बार ये पूछा जा सकता है, लाला हरदयाल। और ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? पंजाब से थे ये वैसे, ठीक है।
मूल कहाँ के थे? पंजाब से थे। और सेंट फ्रांसिस्को में क्या था इन्होंने? लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये कौन है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा गया था। अभी आपको देखना है यूपीएससी से भी रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, पुस्तक बंदी जीवन के लेखक। निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा गया। ठीक है, नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उसमें नहीं थे। ठीक है, तो नहीं थे पूछा गया था। हमारा आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। नायकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नायकर व्यवस्था जो है वो विजयनगर से संबंधित है। किसान आंदोलनों के संदर्भ में भारत के किस भाग में तेभागा आंदोलन हुआ था? तेभागा आंदोलन बहुत फेमस है। वो कौन से हुआ था रीजन में? बंगाल रीजन में हुआ था, बंगाल के रीजन में। स्वामी सहजानंद संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं? आपके कृषक आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, स्वामी सहजानंद। और जो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस कौन सा है? HTML तो नहीं है, जावा स्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है। ठीक है, CSS भी नहीं है। कौन सा होता है? ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन जो है हम कहते हैं ट्रोजन वायरस, या फिर मेरे कंप्यूटर में ऐसे आ गए हैं। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्सेस आपने सुना होगा, तो वही है। 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये सूर्य सेन ने किया था। चटगांव से याद रखना है आपको। अब आपको याद रखना है सूर्य सेन, चटगांव विद्रोह, और ये कब हुआ था? 1930 में। अगली बार ये ईयर पूछा जा सकता है कि सूर्य सेन ने चटगांव विद्रोह कब किया था? 1930 में किया था। ये ऑप्शन में देंगे, या फिर ऐसे मैचअप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मिलान करो में आएगा। इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है? तो ये कौन सा है? यह है 137 अनुच्छेद 137। ठीक है, निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? अभी नहीं किया है। इस तरीके क्वेश्चन ऑलरेडी डीपी जो पुलिस टेलीकॉम का था, DSP, इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का काम नहीं है? भगवती थे, न्यायमूर्ति PN भगवती थे, और KJ बालकृष्णन थे, न्यायमूर्ति लोधा थे, लेकिन न्यायमूर्ति VR कृष्णन नहीं थे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? VR कृष्णन। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा है ये गृह मंत्रालय है। ठीक है, राजभाषा जहां पर आएगा आपको याद रखना है गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन है? तो आपको पता होगा ये कौन होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जिला योजना समितियां कौन से आर्टिकल में है? आपको पता होगा अनुच्छेद 243 JD में था, ZD में है। ठीक है, 243 ZD। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है जो इसमें है ना, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज की बात कर रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो DPC बनाते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? वो है 243 ZD में। अब ZD मीन्स Z भी कहते हैं इसको, ZD। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये तभी की जा सकती है जबकि संसद जो है वो कोई कानून पारित कर दे। ठीक है, संसद द्वारा कानून पारित करके की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे, ये नहीं है। भारत के राष्ट्रपति नहीं, संसद, एंड 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रभाव प्रस्तावित, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
सो ये कौन सा होता है, कौन सा मंत्रालय है ये? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सो ये भी आपको पता है, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। वित्त मंत्रालय तो हो नहीं सकता, वाणिज्य वाला भी नहीं है, और आपदा प्रबंधन जो है वो कौन सा है? गृह मंत्रालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो विधि में कौन से? आर्टिकल 13 की बात हो रही है। विधि मतलब जो लॉज हैं उनमें शब्द कौन सा नहीं है? अधिसूचना है, निर्देश है, विनिमय है, लेकिन रूढ़ि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़ि। ठीक है, ये नहीं शामिल है, नहीं शामिल है। संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया था? तो कौन थे वो? दिलीप सिंह भूरिया, जो समिति बनी हुई थी उनके अनुशंसाओं पर यह किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, नहीं है करके पूछा जाता है। सो अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग के लिए है, ये बिल्कुल सही है। अगली बार के लिए अनुच्छेद 61 याद रखना है, महाभियोग। संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, हाँ ये भी है, हो सकता है, क्योंकि होता ही है अगर संविधान का अतिक्रमण कर दिया जाए। और महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है, ये है। और महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये हम कर चुके हैं, ये हमने पढ़ा था। सो ये कौन है? भारत के 16वें वित्त आयोग कौन है? उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और इससे पहले वाले कौन से थे? 15वें के NK सिंह थे। इस बार जो 16वां है उसके कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोअर में भी अपर में भी। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो कैग के बारे में 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, ये कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, PM पोषण योजना का संदर्भ निम्न में से किससे है? सो ये किससे है? शिक्षा से है, रक्षा से नहीं है, कृषि से भी नहीं है, पोषण उद्योग से भी नहीं है, तो आप शिक्षा लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप इनके बारे में सोच के इनको एलिमिनेट कर सकते थे। राष्ट्रीय जो आर्थिक सर्वेक्षण है नेशनल लेवल पे, सो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वैश्विक निर्यात सेवाओं में जो भारत का स्थान है वो क्या है? ये पूछा गया है। तो कौन सा था? 7वां स्थान है। ठीक है, एक्सपोर्ट में ये 1 से लेकर जितनी भी 10 तक, टॉप 10 तक जितनी इंडिया की रैंक आई हुई है वो हम सब करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। ये उसी का एक क्वेश्चन है, जो सर्विसेज है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, जो इंडिया की रैंक है ना फर्स्ट, वो किस में आई हुई है? जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो ICT सर्विसेज हैं, ICT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, उसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है उनके निर्यात में, और बाकी और के लिए कौन सी है? 7वीं रैंक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा का घटक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। सो मूल्य समर्थन योजना है, मूल स्थिरीकरण योजना है PSF, बाजार हस्तक्षेप योजना है। ठीक है, और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा D। ठीक है, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, ये ना इसी बार बजट में जो है वो ये चेंज करके कहा गया था कि PM आशा जो है उसके घटक कौन कौन से हैं, उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है अपर और लोअर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के जानी है। भारत द्वारा किस वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा? अभी ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये जो है ये फेमस मैंने आपको नोट करके करवाया था कि जो है बाकी जो टारगेट्स थे वो 2030 तक के हमने ऐसे किए थे, लेकिन ये जो शुद्ध रूप से
बिल्कुल शून्य जो उत्सर्जन प्राप्त करना है ना हमें, वो 2070 तक करना है। ठीक है, ये मैंने कहा था कि नजदीक का नहीं है, ये 2070 का मामला है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, तो ये कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2005 में। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, फिर है भारत में जो पीली क्रांति है उससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ये तिलहन का उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर पूर्वी भारत की बात चल रही है और ट्राइब्स की बात चल रही है, तो कहाँ है ये? मिजोरम में सबसे ज्यादा है, इनमें से मिजोरम में सबसे ज्यादा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया, नहीं है। ठीक है, सो चंबल जो है गंगा नदी, वैसे चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना की है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, दूसरे भी देखते हैं। चिनाब हमें दिख रहा है सिंधु नदी की है, बिल्कुल सही है ये वाला। सो हमारे कोयना जो है हमें नहीं पता है, मान लीजिए हमें कोयना नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि कोयना रिवर जो है वो प्रायद्वीपी है। हाँ, अगर कुछ ट्रिब्यूटरी आता तो शायद हमें नहीं भी पता होती, लेकिन ये कह सकते हैं। ये दोनों तो हमारी सही है। दामोदर है वो दिया है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये तो दामोदर तो कहाँ रह गई यहाँ पर? ठीक है, उड़ीसा झारखंड वाले रीजन में। लेकिन जो चंबल है, अब हम कह सकते हैं क्योंकि यमुना जो है वो गंगा में मिलती है, तो इसलिए हम चंबल को गंगा नदी तंत्र में मान सकते हैं। तो जो मेन हमारा कौन सा है इसमें, जो मेन गलत वाला बन रहा है वो बन रहा है दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे सोच के भी थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। उत्तर प्रदेश जो है वन ऑफ पॉपुलेटेड स्टेट में से आता है, शायद इसलिए पूछ लिया है। अगर आपको ये नहीं आता था कोई बात नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते थे उसमें। जैसे वो दर्रे वाला क्वेश्चन आया था ना, बाली दर्रा है, या फिर वो आपको शायद ना आए। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं भी आ सकती हैं। तो ये कौन सी है? 22.28 ठीक है प्रतिशत जो है उत्तराखंड की नगरीय जनसंख्या रही थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? देखिए, अलग है, तेंदुलकर समिति है, लाखड़वाला समिति है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस है। जबकि जो कोठारी कमेटी है ना, वो आपको पता है, वो ये भी पता होगा कि ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है कोठारी वाला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कोठारी समिति, गरीबी आकलन समिति नहीं है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है? देखिए, आपको नाम पता होने चाहिए तब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कौन सी नहीं है? व्यय विधि भी है। ठीक है, आय विधि भी होती है और उत्पाद विधि, ये तीनों हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। कौन से? प्रोडक्शन मेथड पढ़ते हैं, इनकम मेथड पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं, लेकिन जो बैंकिंग विधि है वो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग विधि, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अभी इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत फटाफट हमने लगाए हैं। उनमें से जो है आंसर की ज़्यादातर आपके आंसर्स ठीक मैच करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। अगर एक आध क्वेश्चन जो हम जिसमें डाउट कर रहे थे, जैसे उड़ीसा में जो है वो क्वेश्चन दिया था, और जो दर्रा था कौन सा, यमुनोत्री और टोन्स के बीच, उनको आपको जो है एक बार जो जब प्रोविजनल आंसर की आ जाती है लोअर पीसीएस से पहले, तो आप वो ज़रूर रेफर कर लीजिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जिनके आपको डिटेल में आंसर पता है और कंफर्म पता है वो आप प्लीज़ कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि हम सबको और बच्चों को सभी को पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन इतना देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।